जम्मू कश्मीर में हर साल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के नए मामले सामने आते जा रहे हैं। वही कैंसर जिसके बारे में सुन करके रूह कांप जाती है, चाहे खुद को हो या अपनों को या किसी और को। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल ने इसका जो अदद शुमार दिया है वो हेल्थ सेक्टर के लिए चौंकाने वाला है, अलार्मिंग साइन की तरह देखा जा रहा है और इस पर फौरी ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। स्किम्स में 2013 से 2023 के दरमियान 44,112 मामले सामने आए थे, जबकि SMHS में 2017 से 23 के दरमियान 6,379 मामले दर्ज किए गए और सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीजों का इलाज भी इन्हीं दोनों हॉस्पिटल में हो रहे हैं। इसके अलावा अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी पिछले कुछ वर्षों में 1600 से ज़्यादा कैंसर के मरीज आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे अस्पतालों में भी इसके मामले आते रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पिछले 5 साल में 727 कैंसर के केस देखने को मिले, लेकिन सबसे तशवीशनाक हालत कश्मीर में है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर मामले स्किन, लंग्स, ब्रेस्ट, रेस्टल, पेट, प्रोस्टेट और उसके साथ बच्चेदानी, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ब्लड, पेशाब की नली, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिली है। ख़वातीन में ये जानलेवा मर्ज ज़्यादा बढ़ रहा है, ख़ासतौर पे तशवीशनाक भी है। 2019 से 23 के दरमियान 9,321 मामले सामने आए थे। ख़वातीन की बात हो रही है। इस अरसे में 2024 में ख़वातीन की इससे काफ़ी ज़्यादा मौतें भी हुई। बच्चों में भी इसकी इब्तदाई अलामत यानी कि बिल्कुल बेसिक अलामत देखने को मिल रही है। स्किन कैंसर का एक सबब कांगड़ी का इस्तेमाल बताया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक लाइफ स्टाइल, माहौलियात, आलूदगी मर्ज़ की इब्तदाई अलामत के वक्त तौर पे देखा जा सकता है और इस मर्ज़ के ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार करने की वजह भी यही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के और कश्मीर के 2 माहिरीन। ऑन्कोलॉजिस्ट दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टर और कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार, और श्रीनगर से जुड़े हुए हैं फाउंडर एंड चेयरमैन कश्मीर क्लिनिक ग्रुप डॉक्टर शकीलुर रहमान। इनके साथ आज हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में कैंसर के बढ़ते मामलात ख़त्म किए जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं एटलीस्ट, और क्यों बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा केसेस, उसका क्या इलाज हो सकता है, किस तरीके से उसकी पहचान हो सकती है और कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, इस वबा को हमारे दरमियान से कैसे रोका जा सकता है एटलीस्ट। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे वो सारी चीज़ें डॉक्टर से, माहिरीन से, कि किस तरीके से चीज़ें जन्म ले रही है और उसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद हम सभी को जानना ज़रूरी है। डॉक्टर शकीलुर रहमान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ही शुरू करने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सुन के ही डर लगता है। बहुत सारे ऐसे मर्ज़ है जिसको शायद लोग अनदेखा कर देते हो, लेकिन कैंसर को अनदेखा नहीं करते, या फिर एटलीस्ट किसी के बारे में जानते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते ज़रूर हैं इसके बारे में। कैंसर है क्या, ये बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि 1 घंटा है, तो हम सोचेंगे कि बेसिक से हर एक चीज़ को हमें समझाइए। कैंसर है क्या और कैसे ये इंसानी बॉडी में ख़तरनाक रूप ले लेता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जी देखिए, आप जैसा अपने इब्तिदाई आप इंट्रोडक्शन में ये कह रहे थे कि कैंसर एक अलार्मिंग डायमेंशन ले रहा है ऑल अक्रॉस द कंट्री और J&K इज़ नो एक्सेप्शन। और इसमें आपने कई सारी वजूहात भी बताई, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। कुछ रीजंस जो हम शुरू से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं कि कुछ रीजंस हैं, जैसे कि हम स्मोकिंग को एक रीज़न समझते हैं कि जिससे लंग या ब्लैडर कैंसर्स होते हैं। इसी तरीके से कोई ज़्यादा मसाला मिर्चा खाने से जो आपका अपर एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, एसोफेगस है, स्टमक है, ये रीज़न हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जो नया हम ट्रेंड देख रहे हैं वो बिल्कुल छोटी एज के बच्चे बच्चियां जो हैं वो इस कैंसर जैसी लाहक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसके रीजंस क्या हैं, क्या होता है इस कैंसर में? यू सी, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो कैंसर जब किसी को होता है, कई सारे इसके रीजंस हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कोई चीज क्रॉनिकली इरिटेट कर रही है किसी चीज को, जिसकी वजह से वहां उस टिश्यू में जो सेल्स हैं
वो एबनॉर्मली फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, जिसको हम आइदर माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली दीज सेल्स टेक द फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल सेल्स और व्हाट वी कॉल एज मैलिग्नेंट सेल्स। सो ये छोटे बच्चों में क्यों हो रहा है आजकल? दिस इज समथिंग दैट इज रियली वेरी कंसर्निंग अबाउट एवरीबडी। आई पर्सनली बिलीव कि दैट जो ये चलन चला है कैंड फूड्स का, ये जो चलन चला है फास्ट फूड्स का, और दूसरी चीज ये जो हम लोग काउच पोटैटोज बन गए हैं, सब लोग बैठ मोबाइल पे ही 24 घंटा इसी में अपना सारा टाइम दे रहे हैं। आई पर्सनली फील दीज हैव बिकम द रीजंस, बिकॉज यू सी एक फैमिली में मान लीजिए अभी घर जाते हैं, so I am with my phone, my son is with his phone, my wife is with her phone. Ultimately we are not interacting with each other, we are not getting those positive healthy vibes जो हमको ठीक रखें। We don't go to relatives, you know, आजकल तो बस वीडियो कॉल कर लिया, फोन कॉल कर लिया, all those things which were earlier there and which would keep us healthy probably no longer are there, you know, we don't have probably time to attend to those things. But yes, as you rightly said, काफी सारा अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। आई रियली डोंट नो, आई मीन हाउ डू वी टैकल सच अ सिचुएशन। आई वुड personally you know request the other revered panelists that we have, Dr. Anshuman. I think he is an authority on the subject and he can give us all the insight that is required for me and everybody to know what exactly are the causes and how can we really overcome that. बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन आपकी तरफ आएंगे और फाइनली मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इन तमाम तर चीज़ों पर रोशनी डालें जिस तरीके से अभी डॉक्टर शकील बता रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि इसके बारे में भी बताएं। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है, आमतौर पे हम अपनी सोसाइटी में सुनते हैं दोस्तों के दरमियान, कह रहे उन लोगों को भी कैंसर हो रहा है जिन्होंने कोई बुरी आदतें नहीं पाली हुई है, जिसके पास कोई गलत चीज़ें नहीं हैं, तो उनको जवाब देने के लिए कुछ बन नहीं पाता। मान लीजिए कोई सिगरेट, गुटखा, इस तरह की चीज़ें, तंबाकू वगैरह से रिलेटेड ले रहा है और अगर हम मना करते हैं उनको तो वो कहते हैं कि उन लोगों को भी है जो इसका सेवन नहीं करते हैं। तो फिर ये सारी चीजें भी हमें प्लीज बताएं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है, हमारे पास जवाब देने के लिए है। मैं उनका भी जवाब देते चलता हूँ जी। शुरुआत वहीं से करते हैं, तभी जानकारी अच्छी होगी कि कैंसर है क्या जी, और वाकई तादाद बढ़ी या ये कोई र्यूमर हुआ है। पहले तो परिभाषा से शुरू करते हैं, डेफिनेशन क्या है। एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स इज कैंसर। मतलब असामान्य उद्देश्य विहीन बेतरतीब कोशिकाओं की वृद्धि होना जिसमें ना मरने की क्षमता आ जाए और एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचने की क्षमता आ जाए। तो मतलब शरीर के अंदर की अपनी कोशिका है, कहीं से बाहर से कोई इन्फेक्शनल डिजीज जैसे कोरोना के टाइम वायरस आता था वैसा नहीं आया। तो पहला तो ये समझना है आपके अंदर के शरीर की बात है। और इसको सिंपल भाषा में, हमारी बॉडी बनी है 30 ट्रिलियन सेल्स की, 30 ट्रिलियन कोशिकाएं बॉडी के अंदर है। आप इमेजिन कीजिए एक स्टेट लीजिए, सब लोग रह रहे हैं, 2-3 करोड़ की आबादी, सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, अच्छे से काम चल रहा है, सारा सिस्टम ठीक है। इनमें से कुछ लोग नाराज हो गए और ये आतंकवादी बन गए। इन्होंने क्या किया, अपने ही मोहल्ले, अपने सोसाइटी, अपने शहर के लोगों को मारना शुरू किया और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने लगे, उससे तीसरे स्टेट जाने, मेटास्टेसिस। ये कैंसर है। लेकिन जरा सोचिए कि आतंकवादी बने क्यों? सेम है कि कैंसर सेल बना क्यों? अगर प्रताड़ना बहुत ज्यादा हो जाए और ऐसी प्रताड़ना जिसको रोज इंसान सहे और एक दिन ऐसा समय आ जाए जो कहे कि अब सहना मुश्किल हो गया है, तो विद्रोही बनेगा, रिबेलियस बनेगा। यही होता है हमारे बॉडी में। हर इंसान में हर दिन कैंसर की कोशिका बनती है, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम, मतलब जो पुलिसिंग सिस्टम है, गश्त पे लगी हुई पुलिसिंग सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है जो कैंसर सेल को पकड़ के खत्म कर देती है। जिस दिन ये इम्बैलेंस हो जाए इस थियोरी में, अगर डिफेंस सिस्टम हल्का पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, या प्रताड़ना का सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो ये पनपने लगेगा। और जब 10 to power 9 सेल्स, 10 के ऊपर 9 0 लगाए, इतने सेल्स जब जमा हो जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर का रूप लेता है। तो आप समझिए कितनी प्रक्रिया ऐसी हुई। अब इसमें जो इसके पीछे की वजह जो लोग कहते हैं वो समझ जाएंगे अपने आप से। सभी को मालूम है स्मोकिंग से या टोबैको प्रोडक्ट, अल्कोहल से कैंसर होता है। राइट। अब उनसे आगे चलिए। पहली अवधारणा कैंसर जेनेटिक डिजीज है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है,
85% कैंसर के कारण आपके वातावरण में, आपके लाइफस्टाइल में है। स्मोकिंग अल्कोहल आप जानते हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे बाद में, लेकिन उनके लिए खास करके इस जवाब है जो कहते हैं मैंने तो स्मोकिंग अल्कोहल नहीं किया, या मुझे क्यों हुआ, या फला ने नहीं किया तो उनको क्यों हुआ। जी। जो आप खाते हैं, जो मुंह से निवाला अंदर डालते हैं, खाते पीते हैं, कैंसर के पीछे 35% वजह यहां है। आपका खाना, मोटापा, तंबाकू, शराब, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज खास करके ह्यूमन पेपलोमा वायरस, हेपेटाइटिस मतलब जिसको जॉन्डिस कहते हैं, इस तरह से लेके वातावरण में फैली गंदगी जिसमें प्रदूषण है, प्लास्टिक्स आपके वातावरण में है, और फूड में स्पेशली अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड प्रोसेस्ड फूड जो आज मार्केट में आ गया। और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा 2009 से मैं रेगुलर विजिटर हूं कश्मीर का, एज कैंसर एक्सपर्ट भी और दोस्त भी हैं हमारे। 2012 में थाजवास ग्लेशियर है, वहां से मैं नीचे जो नदी उतरती है उसमें जब आ रहा था, अनगिनत चिप्स और इस तरह के नमकीन के पैकेट उस नदी में गिरे, तो मैंने सफाई मतलब उठा के उसको जमा कर रहा था। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने फोटो ले ली। जब स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंशुमान तो बहुत पहले से इस चीज की वार्निंग दे रहे हैं कि ये तो किलर ऑफ द सोसाइटी है। तो वहां के लोग पहला उन्होंने गड़बड़ी किया कि फास्ट फूड को इन करने दिया, नेचुरल रिसोर्स को डैमेज किया, और एट द सेम टाइम उन्होंने क्या जो नेचुरल कश्मीरी कल्चर था जिसमें लोग फ्रूट्स खाते थे, ड्राई फ्रूट्स खाते थे, इसका सेवन कम हुआ, उनका स्ट्रेस बढ़ा, और इन्होंने भी अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का हिस्सा अपने स्टेट को बना दिया, जो हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन कश्मीर को कहा जाता है हेवन ऑफ द अर्थ, उसने भी किया। इस सारा इम्बैलेंस मिलकर कैंसर केसेस बढ़ा दिए। बिल्कुल बड़ी बात है, और जाहिर है कि ये सारी चीजें जो आपने कही शायद हर किसी को नहीं मालूम होता, लेकिन शायद मालूम होनी चाहिए, और बहुत बड़ी बात है लास्ट में जो चीज़ें आपने कही है। डॉक्टर शकील, मैं आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें जो इसकी बेसिक्स है उससे अलग मैं चाहूँगा कि जो भरम लोगों के अंदर है उसके बारे में ज़्यादा आप लोगों से सीख पाऊँ, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल हैं या फिर इसके जो बड़े स्टेजेस हैं वो सारी चीज़ें शायद आपसे रिलेट करती हैं और इसको आप बेहतर तरीके से समझते हैं, प्रैक्टिकल आप जानते हैं, लेकिन लोगों के दरमियान जो भरम है इससे रिलेटेड, हम उससे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपसे। डॉक्टर शकील, इस वक्त कश्मीर के बारे में जो रिपोर्ट हम पढ़ पा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लेकिन चूँकि रिवायत का भी हिस्सा है, जैसे कांगड़ी की बात चल रही थी या इससे रिलेटेड चीज़ें, क्या ये सारी चीज़ें माहौलियाती तब्दीली जो चीज़ें जम्मू कश्मीर में बदल रहा है अभी फ़िलहाल, क्या इन सब वजह से भी कैंसर हो सकता है, और अगर हो सकता है तो इसका क्या कुछ उपाय हो सकता है इसके बचने के? जी बिल्कुल, आपने खासकर कांगड़ी कैंसर की बात छेड़ी है यहाँ। जैसा मैंने पहले भी बताया था, कांगड़ी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। सर्दियां चूंकि बहुत पड़ती हैं यहाँ, और विंटर मंथ्स में जी ठीक है। डॉक्टर शकील साहब से हम दोबारा सवाल ले लेंगे इस चीज़ का। अंशुमान साहब, आप इससे पहले कई मरतबा आपने कहा कि हम जम्मू कश्मीर जाते रहे हैं, वहाँ हमने सिचुएशन देखी है। मैं आपसे समझूंगा इस चीज़ को लेकर के कि अब वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा आबो हवा साफ़ सुथरी है, बहुत ज़्यादा नीट क्लीन, सब कुछ बेहतर है। दिल्ली की तरह वहाँ पे नहीं है मामला, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे अगर बड़े पैमाने पे कैंसर का शिकार नौजवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब बन रहे हैं, तो ये अलार्मिंग है। जी बिल्कुल अलार्मिंग है। इसको लेकिन आपने जो बात कही कि वहां पे सिचुएशन बेहतर है, इसको हम पास्ट टेंस कर देते हैं, सिचुएशन बेहतर थी। ओके। 2009 से अभी 15 साल में मैंने जो कश्मीर के हालात बदलते देखे हैं, अर्बनाइजेशन बहुत ही अनप्लान्ड होने लगा है। कुछ नियम जरूर अच्छे थे, जिसमें उनका था वॉलनट ट्री या साल के जो बड़े बड़े पेड़ है, जंगल, उनको आप जिंदा नहीं काट सकते हैं। जब तक ये पेड़ डिस्ट्रॉय अपने आप डेड ना हो जाए तब तक लकड़ी नहीं काट सकते हैं। पहाड़ों का खनन नहीं कर सकते हैं, ये स्टेट रेगुलेशन में था। डल लेक जो एक ब्यूटी कहिए, अट्रैक्शन पॉइंट कहिए टूरिस्ट के लिए, डल लेक की हालत ये हुई है अभी कि उसमें प्लास्टिक्स भरे हैं, तो माइक्रोप्लास्टिक्स नेचुरली वहां होगा, वहां से फिशेज और मछली, और भी जगह वहाँ एक दाशीगाम फॉरेस्ट है, नेशनल फॉरेस्ट है, वहां से एक धारा आती है, उसमें भी मछलियां होती हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक्स हर जगह वातावरण में पहुंच गया। माइक्रोप्लास्टिक बहुत बड़ा कारण है अनेक किस्म के कैंसर, इनफर्टिलिटी जिसको बांझपन कहते हैं, और थायराइड का इशू, ये भी कश्मीर में बढ़ा।
दूसरा जो बढ़ा, कंगड़ी कैंसर की आपने बात कही। कंगड़ी कैंसर बेसिकली एक हांडी जैसी चीज होती है जिसको फिरन के अंदर डाल के गर्म करने के लिए रखते हैं, और ये जब गर्म हिस्सा पेट के ऊपर हर समय टच में रहता है, संपर्क में रहता है, तो वहां पे जो कैंसर, स्किन कैंसर होता है, उसको कंगड़ी कैंसर कहते हैं, कंगड़ी से होता है। दूसरी जो समस्या, जो एग्जिस्टिंग समस्या थी, नून चाय। कश्मीरी कल्चर में सुबह नून चाय पीते हैं, नमक वाली चाय। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से दूध के साथ नमक नहीं पीना चाहिए, विरुद्ध आहार है। मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से इस पे रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, स्पेशली कश्मीरी नून चाय पे, कि स्टमक कैंसर, मतलब खाने की थैली का कैंसर, जो नून चाय पीते हैं उनमें ज्यादा बढ़ा। तो लोगों को लगा कि ऐसा क्यों? नमक इटसेल्फ हाई कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा नमक होता है उसमें। दूसरा, नाइट्रोसामिन, समावार में उस चाय को गर्म रखने के लिए बहुत समय तक उबालते रहते हैं, तो नाइट्रोसामिन एक केमिकल है, ये तैयार हो जाता है, वो हमारे स्टमक में जाता है और कैंसर कराता है। स्मोक्ड फूड, कैंसर, कश्मीर में एक कल्चर है कि नॉन वेजिटेरियन खाना बनेगा, बना के स्टोर कर लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी काफी कम होता है, उसको रखे रहते हैं, बाद में रीहीट करके उसको खा लेते हैं या ऐसे भी खा लेते हैं। इन दिनों पिछले 5-6 साल में मैं देख रहा हूं कि उसमें कलर में कलरिंग एजेंट फूड में मिला है, जैसे तंदूरी चिकन हो, तो तंदूरी चिकन आपको लगेगा ऑरेंज कलर का दिख रहा है या एक्स्ट्रा रोस्टेड टाइप का कलर। तो मैंने पूछा, उसमें एक्चुअली कार्मोजीन, टेराट्राजीन, 2 फूड कलरिंग एजेंट्स हैं, इसका इस्तेमाल होता है। एक परमिसिबल लिमिट तक तो सेफ है, लेकिन उसके ऊपर सेफ नहीं है। जो दर्शक, कश्मीरी दर्शक सुन रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा, चिकन या नॉनवेज जो भी बनाते हैं, आप कलरिंग एजेंट ना डालें, जैसे पहले बनाते थे नेचुरल, उसको बनाएं। ये बढ़ा। स्मोकिंग की तादाद बहुत बढ़ी है, और ये पीयर प्रेशर या कस्टमरी कहिए कि हमारे सीनियर पी रहे हैं तो मैं भी पी लेता हूं, दादाजी या ताऊ जी या चाचा पी रहे थे तो मैं भी पी लेता हूं। इसके चक्कर में स्मोकिंग यंगस्टर्स में बहुत बेहतर थी, वहां स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ा। ये स्टमक कैंसर, पैंक्रियाज कैंसर, जो कैंसर वहां कॉमन है उसकी बात कर रहा हूं, ये कैंसर बढ़े। बिल्कुल। दूसरी जो समस्या है कश्मीर में, मैंने देखा यंग एज में कैंसर के केसेस बढ़ने लगे। पहले एल्डरली में हुआ करता था, अब यंग एज में बढ़ने लगा। महिलाओं में स्तन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा। महिलाओं में दिक्कत यह हुई कि लाइफस्टाइल में फूड इनटेक, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ज्यादा आने लगा, मतलब मैदे का सेवन, कुक्ड ब्रेड का सेवन, ये ज्यादा होने लगा, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठी रहती हैं। मोटापा इटसेल्फ एक कैंसर का कारण बना, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियम, बच्चेदानी का कैंसर, 2 कैंसर की संभावना बढ़ी। तो पूरा आप देखिएगा, कैंसर जो डिजीज है, मैं हर समय कहता हूं कैंसर इज नॉट ए डिजीज, कैंसर बीमारी है ही नहीं, बीमारी आपके कोशिकाओं में है। वो कोशिकाओं की एबनॉर्मलिटी जो एक्चुअल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, आपके खाने पीने, रहने, जीवन शैली से संबंधित है, उसमें गड़बड़ी के कारण बाकी समय जाके आपको डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसकी भी तादाद वहां बढ़ी है। ये सारी तो यानी वो लास्ट वाली जो मिसाल दी थी आपने कि आपके अंदर की ही चीजें, आपकी सोसाइटी के ही लोग अगर टेररिस्ट बन जाए तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कोशिकाएं आपस में जो है मतलब भिड़ जाती हैं। खैर ठीक है, इसके बारे में जो 2-3 चीज़ें आपने बताई, एक ब्रेस्ट कैंसर, उसके बारे में भी हम पूछेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जैसे अपने स्मोकिंग की बात की, स्ट्रेस वगैरह की वजह से या फिर वहाँ की जो माहौलियात में ठंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, या नौजवान ख़ास तौर पे हमने देखा है वहाँ पे बहुत लगातार बैक टू बैक सिगरेट चलता रहता है, या फिर दूसरी चीज़ें। मैं आपसे ये समझूंगा कि ये सारी चीज़ें हम बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसको हम हीरो मानते हैं, अपने बड़ों को फिल्मों में, सोशल मीडिया पे, बहुत सारी जगह पे हम देख पाते हैं, लेकिन उन लोगों को इस तरह के मामलात बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब जो बड़े बड़े स्टार हैं उनको भी देखते हैं सिगरेट पीते हुए, लेकिन वो कैंसर का शिकार होते हैं नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन नौजवान आमतौर पर उन तमाम तर चीज़ों को देख करके काफ़ी प्रेरित होते हैं कि वो भी गुटखा खा रहे हैं, वो भी एक टशन में जी रहे हैं। तो क्या इन तमाम तर साइकोलॉजी से कैसे बाहर निकले? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, होमो सेपियंस जो आज इंसान है, भले जाति, धर्म, स्टेट अलग हो, लेकिन बेसिकली हम होमो सेपियंस हैं जी। हमारा डीएनए, हमारा जीन सेम तरीके से एक्ट करेगा। सिगरेट मैं पीऊं, सिगरेट आप पिए, सिगरेट कोई थर्ड पर्सन पिए, उसी पे काम करेगा। जो एड में देखते हैं, जो सेलिब्रिटी सो कॉल्ड, मैं तो उनको सेलिब्रिटी इसलिए मानता हूं, सोशल रिफॉर्मर, राइट, सोशल रिफॉर्मर जो सेलिब्रिटी हो सकता है। तो इनके लाइफस्टाइल जो आपको एड में दिखाते हैं कभी नहीं करते हैं। जैसे एनर्जी ड्रिंक, जब पूछ के देखिए जो फिट लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, टच तक नहीं करते हैं, लेकिन एड के लिए करते हैं। गुटखा जो एड कर रहे हैं कभी गुटखा खाते नहीं है। कुछ फिल्म स्टार जो सिगरेट पीते हैं या उस तरह का सेवन करते थे, ड्रग्स का, चरस का,
हाल फिलहाल में अनेक नाम आपने सुना होगा जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कैंसर हुआ, वो भी स्टेज 4 कैंसर। दूसरी समस्या इनके सेलिब्रिटी की लाइफ में जो है, ये नहीं जानते हैं। एक तो अच्छी बात है कि फूड क्वालिटी वो सेलेक्ट जरूर करते हैं, बेस्ट अवेयर भी रहते हैं, उनके डाइट प्लान के डाइटिशियन डेडिकेटेड है, जो आम जनता को उपलब्ध नहीं है। राइट। दूसरी जो प्रॉब्लम है जिसके कारण सेलिब्रिटी के लाइफस्टाइल भी प्रॉब्लम आ रही है, रात में जगना, पूरी रात शूटिंग करते हैं, दिन में सोना, एब्नॉर्मल सर्कैडियन रिदम, क्लॉक गड़बड़ हो गया, इससे कैंसर का चांस बढ़ा। पैक्ड फूड खाने लगे, पैक्ड सैंडविच आ गया, जहां शूट चल रहा वहीं पे दे दिया, वो खाने लगे, इसके कारण उनकी भी समस्या बढ़ी है। प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम केसेज मीडिया में नहीं आके ये इलाज कहीं बाहर करा लेते हैं, मीडिया से बचते हैं तो हाईलाइट नहीं होता। कुछ लोग हाईलाइट करते हैं, ये पता चलता है। जो युवा समझ रहे हैं कि आपको सेलिब्रिटी दिखा रहे हैं कि मैं गुटखा खा रहा हूं या एनर्जी ड्रिंक पी के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ कूद जाता हूं, सच्चाई बिल्कुल नहीं। उनके करीब जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल ये मिथ्या है, अवधारणा है। आपसे एक बाजारवाद के तहत आपको उलझाया जा रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करें और आप अट्रैक्ट होते हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी से प्ले किया जाता है। ठीक है डॉक्टर शकील, मैं आपकी तरफ आऊँगा। बीच में हमारी बात इंटरप्ट हो गई थी किसी वजह से। मैं आपसे ये समझूंगा कि जम्मू कश्मीर में हमने बहुत इन तमाम तर मामलों पे काम किया है, कुछ लोगों से बातचीत की है एक लंबे समय तक। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस है उनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से स्मोकिंग या इससे रिलेटेड चीज़ें वो कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। हमें ये बताइए कि इन तमाम तर चीज़ों से निकलने के लिए, मैं सिर्फ कैंसर के लिए ही नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कोई दूसरा उपाय है कि नौजवान या जो भी मर्द, औरत, लड़की, लड़का, स्टूडेंट, चाहे तलबा हो, तालिबात हो, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, इन तमाम तर चीज़ों से निकल करके अपनी सेहत को बेहतर कर पाएँ और ये मोहलिक जो बीमारी है कैंसर, इससे बच सके? बहुत अच्छा सवाल। बीच में हमारा कनेक्शन किसी वजह से कट गया, तो मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। इसमें कोई राय नहीं कि चाहे जो भी रीजंस रहे हो पिछले 2-3 डेकेड से जो कश्मीर में रहे, इससे बहुत तरह का स्ट्रेस जो है हर एक कश्मीरी को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चा हो, हर किसी के जहन पर पड़ा है। और जब किसी भी तरह का स्ट्रेस आपके जहन पे पड़ता है तो इट प्रेडिस्पोजेस यू टू सर्टेन डिजीजेस एंड कैंसर इज नो एक्सेप्शन, बिकॉज इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी इम्यूनिटी पे होता है। एंड वंस यू आर नॉट रोबस्ट विद योर इम्यूनिटी, तो आपका हर कोई सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज रहता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑलरेडी ये सारा स्ट्रेस, चाहे वो स्कूल के बच्चों पे पड़ा हो, बिकॉज ऑफ टर्मोइल, स्कूल बंद रहे, पथराव हो रहे हैं, कोई चीज हो रही है, या अदरवाइज जो वर्किंग क्लास था उनके काम करने पर दिक्कत पड़ा, बिजनेस क्लास पर प्रॉब्लम हुई। अल्टीमेटली एज अ होल सारे मामला जोड़ के आप देखें तो आई मीन एवरी कश्मीरी हैज बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। राइट। एज अ उससे क्या हुआ कि जो उनकी बॉडी है दैट बिकेम मोर प्रेडिस्पोज्ड टू सर्टेन डिजीजेस एंड कैंसर इज नो एक्सेप्शन टू दैट। अब इसमें आप ये चाहते हैं मुझसे सुनना कि हम इससे निकले कैसे? तो सबसे बात जो मैं इस बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिसका कॉज एक कैंसर भी है बड़े पैमाने पर। तो चूंकि आज हमारा ये टॉपिक ही है तो मैं चाह रहा हूं आपसे कि आप ऐसा तरीका बताएं लोगों को ताकि ना सिर्फ कैंसर बल्कि दूसरी बीमारियां भी ना लगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर ले रहे हैं तो कैसे निकले नौजवान? बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर का डाटा ग्राफ बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर नशे की लत में। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी अगर हम स्टैटिस्टिक्स का यकीन कर लें तो बहुत अलार्मिंग है जो अभी ड्रग एडिक्शन का कश्मीर में सीन है। कैसे निकला जाए इससे बाहर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल है। मैं ये समझता हूँ जो हमारे रेलेवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कैसे लोगों को इससे निजात दिलवाएं, उनके हेल्थ के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो मैं समझता हूं, जैसा मैंने पहले भी बोला, जो ये कैंसर्स हम आजकल देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये यंगर जनरेशंस में हम ज्यादा देख रहे हैं, रीजंस व्हाटसोएवर। अब एक जिम्मेदारी ड्यूटी बनती है शायद पेरेंट्स पर या घर के एल्डर्स जो भी हों उन पर, कि इन बच्चों को वो धीरे धीरे इस स्ट्रेस से बाहर निकले। अब अगर आप देखेंगे कश्मीर की सिचुएशन ऐसी है कि ऑलमोस्ट हर
मोहल्ले में कोई ना कोई ड्रग एडिक्ट आपको मिलेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि शायद उस घर से कोई नाता नहीं रखते हैं अड़ोस पड़ोस वाले, उनके अपने रिश्तेदार उनसे अलग होते हैं कि देखो जी इनका बेटा या बेटी नशे में लग गया। सो इससे हम कोई फायदा सोसाइटी को नहीं दे रहे हैं, इससे तो बल्कि हम और नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है कि जो घर के हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे वालिदैन हैं, उन पर ये एक जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर फोन को हटाकर उनको रोज ये एजुकेट करें कि जिंदगी खुशी का नाम है। जिंदगी ऐसे दुख में उदासी में रहने से कोई चीज नहीं, सिगरेट या कोई भी नशा किसी चीज का सलूशन या किसी चीज का हल नहीं, यह आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और दूसरी बात इसमें यह है, जहां पर मैं अपने बाकी साथी डॉक्टर साहिबान से भी ये गुजारिश करूंगा, एक स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सर यूजुअली अगर हम देखें बाय एंड लार्ज ये प्रेजेंट होता है एक डॉक्टर के पास, जैसा कि अंजुमन सर बता रहे थे कि ये लेट प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी मेटास्टेसिस हो गया होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर किसी को कोई कैंसर है तो उस स्टेज में, जबकि कैंसर इन सीटू जब ये वहीं पर है या इवन लोकली इन्वेसिव है, उस वक्त भी अगर ये चीज पकड़ी जाए तो शायद इसका जो है बेहतर इलाज हो सके। क्या होता है कि जब ये किसी भी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या लिम्फेटिक स्ट्रीम के थ्रू ये जब फैल जाता है, दूर दूर लिवर में पहुंच गया, ब्रेन में पहुंच गया, हड्डियों में पहुंच गया, तो जिसको हम स्टेज 4 बोलते हैं, जब इसकी प्रेजेंटेशन जितनी डिले होगी उतने उसके इलाज में जो है वो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगी। डॉक्टर अंशुमन, कुछ चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे हम मिथ ही कह लेते हैं, या फिर शायद आप इसको अपनी टर्मिनोलॉजी में हमें समझा पाएंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जिम जाने वाले लोग बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं, रोज़ाना जो हम खान पान करते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा हमारे बचपन से या हम अपने बच्चों को जो चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं उनमें से दूध है, पॉकेट से आता हुआ अलग अलग कंपनी का। उसके साथ साथ ऑफिस में रहने वाले लोग अपने आसपास की चीज़ें खाने के लिए मजबूर होते हैं। खैर ये मजबूरी है क्या है, आप शायद हमें अपने बेहतर तरीके से समझा पाएँ। इस तरह की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में हम सभी कंज्यूम कर रहे हैं किसी न किसी सूरत में, घर में हो, बाहर हो, जिम में हो, या किसी न किसी शक्ल में ले रहे हैं। हमें बताइए कि क्या ये सारी चीज़ें ख़तरनाक हैं या फिर इसका कोई दूसरा सिस्टम भी है या कोई दूसरा अल्टरनेटिव कुछ हम यूज़ कर सकते हैं? साहब मैं तो यही कहूंगा, बहुत पते की बात आपने कर दी है, क्योंकि पब्लिक यही समझ रही है कि अब कोई उपाय नहीं है, जहां मैं काम कर रहा हूं वहीं में मुझे खाना खाना पड़ेगा। जी, आज भी जहां मैं बाहर जाता हूं, लोग गवाह हैं, मैं अपने खाने की थाली तक ले जाता हूं और खाना भी ले जाता हूं, अस्पताल में अपना खाना लेके जाता हूं। आपको यह समझना होगा कि बाजारवाद के तहत जो चीजें आपके सामने लाई गई, आपको मजबूर दिखाया गया कि आप इसके बिना नहीं जी सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप उसके बिना जी सकते हैं। प्लास्टिक की प्लेट में ना खा के अपने पीतल की प्लेट घर से ले जा सकते हैं, घर का बना खाना ले जा सकते हैं। कहीं अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके दोस्त होंगे, कहीं होंगे, आप प्रॉपर खाना खा सकते हैं। ये प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिसको हम डिब्बा बंद खाना या पैकेट बंद खाना बोलते हैं, P stands for processed food, P is for poison। ये सिंपली अगर कहूं मैं पॉइजन है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, आप पॉइजन कंज्यूम कर रहे हैं। जो आपने बात कही कि स्ट्रेस में लोग सिगरेट पीते हैं, ये एक्सक्यूज है स्ट्रेस का। मैं कैंसर सर्जन हूं, मेरे फादर जनरल सर्जन है। मैं छोटा था तो हमारे सोसाइटी में स्टिग्मा था कि जो स्मोकिंग करते हैं अच्छे लोग नहीं है। मैंने एक बार बहुत छोटेपन में पिताजी को देखा स्मोकिंग करते। मैंने जब दादी को बताया कि पिताजी स्मोकिंग करते हैं, यंगस्टर सुने इस बात को, तो दादी ने कहा कि सर्जन को, मेरे फादर जबकि जनरल सर्जन है, सर्जन को बहुत स्ट्रेस होता है इसलिए स्मोकिंग करनी पड़ती है। मैं भी यही सोच के मेडिकल में आया था कि सर्जन बनूंगा तो स्मोकिंग करनी पड़ेगी जी। लेकिन आज मैं कैंसर सर्जन हूं, मैं बता सकता हूं मैंने स्मोकिंग नहीं की, तो सर्जन से ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं होता होगा। तो उन युवाओं को मैं कहूंगा स्ट्रेस निकालने के अलग माध्यम हैं, एस्टेब्लिश माध्यम है, उससे न। दूसरा आ जाइए, अब जिम पे आपने बात कही। न्यूयॉर्क की एक बड़ी अच्छी स्टडी आई, 10 तरीके के एक्सरसाइज व्यायाम को उन्होंने कैलकुलेट किया कि किसका बेनिफिट रिस्क रेशियो बेहतर है, मतलब फायदा ज्यादा हो जाए इस एक्सरसाइज से, नुकसान कम हो। आप आश्चर्य में रहेंगे, योगा ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर पे आया, 9th पे आया मैराथन, एंड 10th पे आया एक्सेसिव जिमिंग। मतलब ये खराब एक्सरसाइज है। क्यों? लोग समझें,
जो ज्यादा जिमिंग करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS जनरेट होता है, जिसको आप लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन जनरल कहते हैं। इससे हार्ट अटैक का खतरा और कैंसर का खतरा बढ़ा। और लोग समझते हैं मैं तो फिट हूं, बहुत ज्यादा जिमिंग कर रहा हूं और मुझे तो बीमारी नहीं होगी। आप देखते होंगे जिम में हार्ट अटैक बढ़ा। दूसरा, ये सप्लीमेंट लेते हैं कई तरह के मिक्स प्रोटीन पाउडर, उसमें थायराइड रिप्लेसमेंट होता है ताकि वेट लॉस मतलब फैट लॉस हो, मसल बिल्ड हो। लेकिन वो हार्ट अटैक का कारण बढ़ा क्योंकि हाइपरथायराइड स्टेट में रहता है ऐसा इंसान, पल्स रेट इसकी ज्यादा होती है और कभी भी हार्ट अटैक होता है। तो आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें FARB चारों चीजें मिले। फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की आए, एरोबिक ट्रेनिंग हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो एंड बैलेंसिंग हो। ये सिर्फ संभव है फ्री हैंड फ्लोर योगा पे, बाकी किसी चीज में संभव नहीं है। बाकी एक्सरसाइज आप जो कर रहे हैं आपके बेहतरी के लिए लंबे समय के लिए उचित नहीं है। ठीक है और उसके साथ अगर आप बिल्कुल आप बात पूरी कर लीजिए। जी तो इस तरह से बैलेंस करें तो लाइफ बेहतर होगी और बीमारी से बचेंगे। ठीक है डॉक्टर शकील, मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, उसके बाद सेम सवाल के साथ मैं डॉक्टर अंशुमन के पास भी आऊंगा। सवाल ये है कि अब हम जो जिस सोसाइटी में रहते हैं, मजहब जात पात से अलग, वो बहुत अलग हो जाता है। डॉक्टर अंशुमन, मैं चाहता हूं कि शायद आप इसको आप ही समझा दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, देखिए मज़हब का एक बड़ा असर होता है और समाज की रीति रिवाज भी एक चीज़ होती है जो हम जीते हैं या महसूस करते हैं आसपास। उसमें क्या कैंसर या इसके जो पेशेंट होते हैं उससे दूर रहना ज़रूरी है? छुआछूत का एक बड़ा मसला है, या फिर इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, शायद जो लफ्ज़ों में बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक चीज़ ये कि क्या ये छुआछूत का मसला है? दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से हम गूगली कर लेते हैं हर चीज़ को कि फ़लाँ चीज़ गूगल पे हमने सोशल मीडिया पे कहीं पे भी देख लिया कि ये चीज़ खा लो, ब्रोकली खा लो 3 दिन, ज़िंदगी भर नहीं होगा, फ़लाँ चीज़ खा लो ऐसा नहीं होगा, फ़लाँ चीज़ पी लो ऐसा नहीं होगा। हर कोई आजकल जो है डॉक्टर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ से कैसे बचें और छुआछूत वाली बात हमें समझाइए। बिल्कुल, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इज कैंसर ए कंटेजियस डिजीज? क्या कैंसर छुआछूत की बीमारी है? उसका जवाब इतना सिंपल है, अगर कैंसर कंटेजियस संक्रामक बीमारी होती तो सबसे पहले मुझे हो जाता। मैं पूरे दिन कैंसर मरीजों के साथ रहता हूं, तो कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। एट द सेम टाइम दो बिल्कुल, तो 2-3 चीज़ें हैं जिसको शायद हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और क्योंकि चीज़ें एक ऐसी है, कैंसर जिसके बारे में हम गौर करते हैं, समझते हैं, लेकिन चूंकि मौत या फिर इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जैसे बीमारी, ये शायद थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बिंग ज़रूर है हमारे जहनों के लिए, जिस्म के लिए, हमारे सोचने के लिए, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म में हमें इसका असर नहीं होता। जैसे कि हम कहीं शमशान घाट जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ पे लोगों को मुर्दा देखते हैं, उनके कॉज को समझ पाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से चीज़ें देखते हैं, लेकिन उन तमाम तर चीज़ों के बावजूद हम उस चीज़ पर गौर नहीं कर पाते कि कैसे इन तमाम तर चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आपने किसी कैंसर पेशेंट को देखा कि उसकी मौत हो गई, तो हम उसके कॉज को शायद नहीं समझ पाते हैं कि हम उसको कैसे उन तमाम तर चीज़ों से बच सकें जो ये शख्स जिसको कंज्यूम करके नहीं बच सका है। शायद इसका असर हमारे जहन पे ज़्यादा देर तक असर नहीं रहता। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि हम अगर इस तरह के पेशेंट को देखते हैं तो हमारे दिल इतने ज़्यादा मजबूत हो गए हैं अंदरूनी तौर पे कि उन्हें लगता है कि चलो ये दूसरे को है, हमें नहीं है। जब हमें होता है तब हमें फिर वो मौत के स्याह काले बादल हमारे आंखों के सामने मंडलाने लगते हैं। तो बहुत सारे कॉज हैं जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कैंसर एक बीमारी ज़रूर है, लेकिन वो बीमारी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं। यानी कि कैंसर बीमारी दरअसल हमने बना रखा है, यानी हमारी सोसाइटी के
100 लोग हैं और 100 में से 95 लोग बहुत अच्छे हैं, 5% ऐसे हैं जो आप मान लीजिए कि आतंकवादी बन गए हैं, जिस तरीके से डॉक्टर अंशुमन बता रहे थे। तो वो उनको कैसे रोकना है? जाहिर है कि उनको क्या प्रॉब्लम ऐसी आई जिसकी वजह से वो आतंकवादी बन गए, क्यों उनकी सोच में आतंक घुस गया और उसके बाद वो पूरी सोसाइटी में जहां वो जी रहे थे उसे तबाह करना शुरू कर दिया। तो उसके कॉज को समझना ज़रूरी है। डॉक्टर अंशुमन ने कहा कि ये चीज़ हम खुद से करते हैं, यानी कि हमने अगर अपने अंदर की कोशिकाओं को आतंकवादी बना दिया है तो उसकी वजह कोई और नहीं है, बाहर से आई हुई कोई बीमारी नहीं है कि कोई एस्ट्रॉइड गिर गया और कैंसर वहाँ से आया था, या फिर समंदर की गहराइयों में या ज़मीन की छाती फाड़ करके कैंसर बाहर आया। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। कैंसर हमारे जिस्म के अंदर से पिनपने वाली ऐसी बीमारी है जो हमने खुद ही पहुँचाई है, यानी कि हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की है उसका असर ये हुआ है कि वो एक आतंकवादी की सूरत में हमारे जिस्म को ही काटना, ख़त्म करना शुरू कर रहा है, जिसको क्योर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब उन तमाम तर चीज़ों में कॉज क्या है जिसकी वजह से ये कोशिकाएं या ये सेल इतने ज़्यादा घातक, ख़तरनाक आतंकवादी बन जाते हैं कि हम ही को ले डूबते हैं। उसके कई कॉज उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि जो खान पान है हमारा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है और बाहर के खाने, पैकेट फूड या ऐसी चीज़ें जो हमारे जिस्म के लिए नहीं बनी है, हम जो ह्यूमन हैं, किस तरह के ह्यूमन हैं, हमारे खाने के लिए कौन सी चीज़ बनी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल इसको ऐसे ही समझिए कि अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें पानी डाल करके आप नहीं चला सकते, या जो चीज़ें डीजल पे चलती है उसको आप रॉकेट फ्यूल से नहीं चला सकते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होंगी। या फिर हवाई जहाज़ जिसमें उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट में उसके लिहाज से एक फ्यूल होता है या तैयार किया जाता है, अगर उसके अंदर डीजल डाल दी जाए तो शायद हम आसमान में उड़ने के बजाय उससे ऊपर उड़ जाएं और शायद यहाँ से हम ख़त्म हो जाएं। तो जो चीज़ जहाँ के लिए है वहाँ ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हवाओं में जो चीज़ें हैं वो एक बड़ा कॉज है और उसकी वजह भी शायद हम ही हैं, क्योंकि जो माहौल हमने बनाया है अपने लिए, अपने आसपास के लिए, उसका असर तो हमारे लिए बनेगा ही। जैसे जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट सामने आई, जम्मू कश्मीर में एक बड़े पैमाने पर कैंसर फैलता जा रहा है, लोगों में बड़ी तादाद में कैंसर हो रहा है। बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं और बूढ़े भी हैं, छोटी उम्र के लोग भी हैं। उसमें जो ख़ास तौर पे चीज़ें अभी बात हो रही थी हमारी कि औरतों के अंदर क्यों हो रहा है, मर्दों के अंदर क्यों हो रहा है, बच्चों के अंदर क्यों हो रहा है और बड़ी उम्र के अंदर क्यों हो रहा है। ठीक है, बड़ी उम्र के अंदर जो चीज़ें हो रही है वो तो समझ में आता है कि चूँकि उनकी कोशिकाएं या उनके सेल उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे कि उन तमाम तर चीज़ों को झेलें, और एक लंबे समय से चली आ रही जो ख़राबी है जिसको हमने इस्तेमाल नहीं किया या फिर जो पैरेलल हमने गलतियां की हैं उसका असर बड़ी उम्र में दिख रहा है। लेकिन बच्चों में क्यों हो रहा है, छोटी उम्र में क्यों हो रहा है, औरतों में क्यों हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा? क्योंकि अब देखिए, कुदरत ने, नेचर ने हमें जिस हिसाब से बनाया है, जिस आयाम में हमें ढाला है, वो अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो यकीनन हमारे लिए जो है बहुत घातक हो सकता है। और यही चीज़ हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ दोनों हमारे गेस्ट, रिस्पेक्टेड गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमन, बात पूरी कर लीजिए, जिस तरीके की बातें हो रही थी प्लीज़ बताइए। जी, तो हमारी बात इसी पे हो रही थी कि सेकंड टॉपिक आपका था उस समय जब हमारी चर्चा चल रही थी। हाँ, कैंसर, छुआछूत की बीमारी, छुआछूत की बीमारी। उसमें तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो सर्वाइकल कैंसर के लिए, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एचपीवी ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में। और आमतौर पे देखा गया है कि जो मल्टीपल पार्टनर के लोग हैं उनमें ज्यादा कॉमन है। तो एक ये संक्रामक है, लेकिन इटसेल्फ क्या एक से दूसरे को कैंसर ट्रांसफर होगा? कैंसर ट्रांसफर नहीं होगा, वायरस ट्रांसफर होगा। दूसरा हेपेटाइटिस बी, ऑस्ट्रेलियन हेपेटाइटिस को कहते हैं, जिसमें लिवर कैंसर की संभावना होती है। ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस जा सकता है, लेकिन एज इट इज कैंसर नहीं जाता है। तो लोगों की अवधारणा है कि कैंसर क्या छुआछूत की बीमारी है, घर में किसी को कैंसर हो जाए तो उनके साथ रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं, कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है।
ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हमने आपसे पूछी थी कि बहुत ज़्यादा हम लोग चूँकि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सिस्टम पे बैठे हुए रहते हैं और शॉर्ट्स वीडियो या फिर गूगल पे बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखते रहते हैं। उसमें बहुत सारे बने बनाए डॉक्टर हमें बताते हैं कि ये चीज़ कर लीजिए, इससे कैंसर से बच जाएंगे, फला चीज़ कर लीजिए तो इतने दिन करने के बाद आप कैंसर से बच जाएंगे, कैंसर नहीं होगी, इस तरह के खाना खाइए। तो इन तमाम तर चीज़ों पर कितना विश्वास करें, क्योंकि हर कोई बिलीव कर लेता है इस पर बहुत आसानी से। साहब, ये जो यूनिवर्सिटी चल रही हैं डिजिटल मीडिया की जी, एक्चुअली इनको भी कैंसर हो गया है। इनका भी उद्देश्य विहीन बेतरतीब इनकी वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है, लेकिन आपको लगता होगा उद्देश्य विहीन, इनका उद्देश्य पूरा हो रहा है क्योंकि इनको मोनेटाइज करके हिट करना है जी। देखिए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, खास करके कैंसर की जानकारी इतनी आसान नहीं है, बड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। 3 दिन में ये हो जाएगा, 5 दिन में ये हो जाएगा, ये संभव नहीं है। यस, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कुछ चीजें ऐसी हैं, सच में हैं, जो फूडेबल हैं, मतलब आपके खाने पीने जीवन शैली को ठीक करने से हो सकता है, लेकिन ये 3 दिन 5 दिन से नहीं होगा। सतत जीवन शैली, सतत एक यात्रा होती है, तभी जाके स्वस्थ जीवन को पाके रहेंगे। ये कोई 3 दिन का शॉर्ट ब्रेक, 3 दिन का क्रैश कोर्स नहीं होगा, इसको दिमाग से निकालें। फिर दर्शकों को लगता होगा अगर नहीं है तो इतने व्यूअर्स क्यों आते हैं। सीधा सा है कि ख्वाब और खतरा, ये 2 चीजें बिकती है और इसमें दोनों हैं। खतरा आपको कैंसर का दिखाया जाता है, ख्वाब भी दिखाया 3 दिन आप कर ले, मिल जाए, तो इसकी स्पीड हो जाती है 5G की। क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन है बड़ा नीरस होता है पढ़ने में या सुनने में, इसकी स्पीड होती है 2G, इसलिए वो बहुत तेजी से पनपता है, ये बहुत स्लो पनपता है। इसका ऑर्गेनिक इसकी ग्रोथ होती है लेकिन स्लो होती है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे जाएं, स्पीकर कौन है, बोल कौन रहा है, और सबसे पहले कैंसर पे बोलने के लिए कैंसर का डॉक्टर तो हो। आज तो डॉक्टर नहीं, वो भी बोल रहा है, कोई भी व्यापारी आके बैठ के बोल रहा है कि ये तेल पी लो, ये रंगीन दवा पी लो, ये रंगीन बोतलें हम बेच रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहा है, ये अचार मुनक्के खा लो कैंसर नहीं होगा। मतलब आश्चर्य लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, और ये गैर संवैधानिक भी है। दर्शकों को मैं बताता चलूं, भारत का संविधान आर्टिकल 51 है, सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। अगर वैज्ञानिक सोच आपकी नहीं है तो गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं ये। ठीक है डॉक्टर शकील, मैं आपसे ये समझूंगा कि अभी बड़े पैमाने पर हमारी जो जीवन शैली है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है इस तरह की चीज़ें, लेकिन क्या अपनी हमारी बॉडी कितनी स्वस्थ है इसकी जानकारी लेना हर शख्स के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है, और अगर है तो क्या तरीका होना चाहिए इसका? देखिए, मैं अपनी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन मैं खुद की बॉडी के बारे में तो कौन रखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मैं खुद अपनी बॉडी की, अपने सिस्टम्स की एक एनालिसिस, एक असेसमेंट करता रहूं। हम लोग जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि जिमिंग आजकल बड़ा दौर चला है, छोटे लड़के जिम जा रहे हैं, लड़कियां जिम जा रही हैं, तो शायद वो इस धोखे में रह रहे हैं कि डोले बन रहे हैं, मसल्स बन रहे हैं, काफी शायद हेल्दी हूं, लेकिन ऐसा जैसा कि अंशुमन सर बता रहे थे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो इस धोखे में नहीं रहे हैं। जो सप्लीमेंट्स वगैरह वो खा रहे हैं इस ये सोचकर कि शायद ये हमारे लिए सेफ है, हमारे मसल बल्क के लिए ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। आपने अभी सुना होगा कि 9th नंबर पर इसको दिया है जिमिंग वाली एक्सरसाइजेस को। सो वही सारी एक्सरसाइजेस हम करें, किसी एक्सपर्ट से अगर एक्सरसाइज ही करना है, जैसे कि स्विमिंग, मैं एक समझता हूँ एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा आपको कुछ क्राइटेरिया बता रहे थे डॉक्टर साहब कि क्या क्या चीजें हैं जिनमें जो कि एक्सरसाइज में होना चाहिए। स्विमिंग आई बिलीव एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपका शरीर तंदुरुस्त रह सकता है। साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी को, शरीर को तंदुरुस्त रख सकता है। वॉक बाय इटसेल्फ इज सच अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी। तो बहुत जरूरी है एक आदमी के लिए ये जानना, और कोई भी ऐसा सिम्टम एक इंसान को लगे तो उसको इग्नोर नहीं करें। बिल्कुल डॉक्टर शकील, मैं माफ़ी के साथ कुछ चीज़ें मैं चाहता हूं कि आपसे ज़्यादा पूछ लूं। देखिए, मैं पहले ही, आप दोनों बहुत रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, हम सभी के लिए, और बहुत बड़े खिदमात आप लोगों के हैं फ़िलहाल भी, और रहती दुनिया आपकी खिदमात को याद रखेगी। मैं सिर्फ कुछ चीज़ें जो पूछना चाह रहा हूँ, दरअसल इसकी वजह ये नहीं है कि आप उस लेवल के डॉक्टर हैं,
टोटके, इस तरह की चीज़ें मैं इस वजह से पूछ लेता हूँ क्योंकि आप बहुत काबिल डॉक्टर हैं, लोग बिलीव करते हैं आपके ऊपर, और देखें तो वो समझें कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी घातक हो सकती हैं। और इसी वजह से मैं छोटे छोटे सवाल भी आप लोगों से ले रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों से। डॉक्टर शकील, मैं एक सवाल जैसे डॉक्टर अंशुमन से पूछ रहा था, आपसे भी पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का बिलीव होता है कि जैसे गौमूत्र या फिर फलां पानी में या फलां बाबा के मज़ार पे, इस तरह की चीज़ें आमतौर पे हमारे सोसाइटी का हिस्सा है कि अगर हम वहाँ पे पानी पी लेते हैं या फिर गौमूत्र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना अपनी लाइफ में, या इससे रिलेटेड चीज़ें थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर होती हैं तो क्या वाकई ये क्योर करती है बीमारियों को, या वाकई लोगों की मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है? लोगों को कितना बिलीव करना चाहिए इन सब चीज़ों पे? देखिए, ये सवाल काफी अच्छा है, लेकिन इसका जवाब हो सकता है कंट्रोवर्शियल बने। लेकिन जहां तक किसी बाबा पीर के पास जाना और वहां कुछ पीना खाना जो भी वो दें, तो एज अ डॉक्टर मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। लेकिन ये जो कुछ रिलीजियस बिलीफ्स बैठे हैं, आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कितना भी कोशिश कर लें। ये कोई एक फिक्स्ड बिलीफ एक इंसान में बन गया है कि वहां जाने से वो कुछ देंगे तो उससे ठीक होगा। बट एज अ डॉक्टर मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी डॉक्टर ऐसा हो कि जो इस चीज में बिलीव करे कि वहां का कोई पानी या कोई चीज वो दें खाने के लिए, तो उससे जो है आपका जो कैंसर का प्रोसेस शुरू हुआ है वो कहीं पर रुक जाए या वो क्योर हो जाए। लेकिन एक रिलीजियस बिलीफ है, आई मीन वो एक जहन में एक इंसान को बात है कि वहां खाने से यहाँ ऐसा पीने से ही मेरा ठीक हो जाएगा। I mean medically I do not endorse to such a belief, not at all। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, मैं पहले ही बोल चुका हूं आप दोनों डॉक्टर हजरात से कि माफ़ी के साथ ये सवाल मैं आपसे छोटे छोटे इस वजह से पूछ रहा हूं, प्लीज़ इसको मत लीजिएगा कि हमें क्या पूछ रहे हैं आपसे। प्लीज़ इसके बारे में हमें आप भी बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। अभी जो हम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो हमें लगा कि कैंसर स्टेजेस या इससे रिलेटेड जो बड़े बड़े सवाल है मैं आपसे पूछूं, लेकिन ऐसे हज़ारों वीडियोस सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान जो घटित हो रही हैं चीज़ें, उसके बारे में आप हजरात बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये सारी चीज़ें चाहे थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सोशल हो, इस तरह की चीज़ें, क्या इसमें कोई सच्चाई है 1% भी? जनाब देखिए, कई सालों से मैं इस चीज को फेस कर रहा हूं, क्योंकि मैं कैंसर का डॉक्टर हूं। लोग आते हैं, बताते भी हैं कि क्या क्या करा के आए हैं। गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है, इसमें एक भगवाधारी व्यापारी भी है जो क्लेम करता है, जिसको मैंने यहां तक चैलेंज किया था कि एक मरीज ले आओ जिसको तुम्हारा मरीज हो, मैं मॉनिटर करूंगा, चेक करूंगा कैंसर है या नहीं, तुम गौमूत्र से ठीक करो, फिर मैं चेक करूंगा कैंसर खत्म हो जाएगा, मैं मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस छोड़ के तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा जी। तो अगर इतना ही काबिल है, इतना ही इसमें कुछ है, तो मुझे बुलाए। मैं तो आज भी आपके माध्यम से किसी बाबा किसी पीर को कह रहा हूं कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज, कि तुम्हारे बबूत से, झाड़ फूक से, किसी पानी से, गौमूत्र से कैंसर ठीक होता, बता दो। कहां शौक है हम लोगों को? इतने बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं रोज, फिर भी कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, इसका रोल नहीं है। लेकिन अफसोस बस डॉक्टर को कंट्रोल करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी, अब एनएमसी हो गया। डेंटल को कंट्रोल डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है। बाबा को कंट्रोल करने बाबा काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है, इसलिए बेतरतीब ये बाबा पनप रहे हैं। और ड्रग एंड मैजिक ऑब्जेक्शनेबल रेमेडी एक्ट बना हुआ है हमारा, जिसके तहत ये करना एक जुर्म है, अपराध है। महाराष्ट्र में भी कानून फिर से पारित किया गया कि ऐसा करता हुआ कोई गुमराह करता हुआ पाया जाएगा। और इस बाबा थेरेपी के कारण कई रोगी बेचारे एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं और उनको कहा जाता है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप कह रहे होंगे साहब कि अगर ऐसा है, जब संविधान कानून भी है, तो लोग रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? अगर मान लीजिए रोक लगाएंगे तो पब्लिक डिमांड करेगी, भैया तो कहां जाए इलाज कराने के, अस्पताल बताओ। सरकारी अस्पताल में इतनी सुविधाएं आपकी उपलब्ध नहीं है, जितने केस लोड है उतनी सुविधाएं नहीं है। प्राइवेट पे पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। लोग इसको अदरवाइज ले लेते हैं क्योंकि मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूं, इसलिए विरोध करता हूं। आयुर्वेद की कॉन्फ्रेंस में, काशी बनारस में कॉन्फ्रेंस थी, मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया, तब मैंने वहां ओपन हाउस से पूछा कि किस संहिता में, आयुर्वेद की संहिता में लिखा हुआ है कि गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है। राइट। और आप देखिए, जब मैंने ऑथेंटिक रेफरेंस पूछा है तो वाइस चांसलर से लेकर डीन रैंक के लोग बैठे थे, किसी ने रेफरेंस नहीं दिया। तो कोई भी डिग्रीधारी वैद्य, पढ़ा लिखा वैद्य इस बात को नहीं कह रहा है। ये बीच के व्यापारी लोग कह रहे हैं कैंसर ठीक नहीं होता है, उससे गुमराह ना होएं। बिल्कुल बड़ी बात कही आपने। और देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों से बोल दिया था कि माफ करिएगा छोटे मोटे सवाल हैं, लेकिन
बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अंशुमन एक चीज और समझेंगे, पब्लिक कनेक्ट का सवाल है साहब, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं सारी रिसर्च मैंने अपनी साइडलाइन कर दी और जो चीजें हमारे बीच में जानना जरूरी है हम सभी के लिए वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डॉक्टर अंशुमन एक और सवाल आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। वो सारी चीजें ठीक है छोड़ देते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना हो, बेहतर तरीके से अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना हो, अच्छे तरीके से हमें आगे बढ़ना हो, इन तमाम तर बीमारियों से पाक रहना हो, तो कैसे किया जाए, इसके बारे में प्लीज हमें बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल फॉर्मूला देता हूं। पहला सूत्र बैक टू बेसिक्स, B2B। और मैं जहां खेती करता हूं नेचुरल तरीके से, उस खेत का नाम ही मैंने रखा है B2B, बैक टू बेसिक्स। अपने बेसिक रूट की तरफ जाएं। आपकी जरूरतें क्या हैं? इंसान की जरूरतें मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद है। बाकी की मेहनत और मुशक्कत सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। जरूरतें बहुत कम है, जिंदगी बहुत सीमित। अगर इस फॉर्मूले पे आए तो आपको पता चलेगा MMMS 3MNS, अगर इसको आप करेक्ट कर लेते हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज टाइप 2 या अनएक्सप्लेन्ड डेथ, उससे आप बचेंगे। फर्स्ट M इज मील, मतलब क्या खाना खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं। पहला फॉर्मूला खाने का, रीजनल खाओ, सीजनल खाओ। जिस क्षेत्र में हो वहीं का खाना खाओ, और सीजन के हिसाब से जो सब्जियां फल आते हैं वही खाओ। दूर के फल खाओगे उसमें केमिकल मिला के ही भेजा जाएगा उसको प्रिजर्व करने के लिए। रॉ खाओ, रियल खाओ, मतलब चोकर निकाल के आटा मत खाओ, एज इट इज चोकर के साथ, जिसको हस्क या फाइबर कहते हैं उसके साथ खाओ। चावल भी ब्राउन राइस जैसा, जिसको एक्चुअल ब्राउन राइस है, अभी जो मार्केट में मिल रहा है वो व्यापार है, वो ब्राउन राइस नहीं है। एज इट इज खाइए। रिफाइंड तेल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक ना खाइए, रॉ खाइए। रियल खाइए। रियल फूड का मतलब है जिसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है। प्रोसेसिंग से मतलब है खेत में निकल के हमारे होंठ तक खाना आने में उसके साथ क्या क्या किया गया है, ये किसी पैकेट पे लिखा नहीं रहता है। पैकेट पे लिखा होता है कार्ब, प्रोटीन, फैट, शुगर, लेकिन ये नहीं लिखा होता है कि इसके साथ क्या किया गया है। रॉ एंड रियल खाएं। खाने का ईटिंग विंडो 6 to 8 आवर्स कर लें। मॉर्निंग 9, आफ्टरनून 2 से 3 बजे। आपकी लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी, तय है। लेट इवनिंग खाना ना खाएं, रात को तो बिल्कुल ना खाएं। ठीक। मूवमेंट, एक्सरसाइज मैंने बताया था, FARB, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बैलेंसिंग आपकी लाइफ में आ जाए। 4 बार जरूर आप मूवमेंट करें। मॉर्निंग वॉक करें, योगासन करें, स्विमिंग करें, डॉक्टर शकील ने भी कहा साइकिलिंग करें, इस तरह की एक्सरसाइज कर लें। खाने के बाद 10 मिनट जरूर वॉक करें, स्लो वॉक जरूर करें। ऑफिस में काम कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग का रिसर्च आया है इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग, तो बहुत लंबे समय तक बैठ के काम ना करें। हर 1 घंटे पे उठें, आधा ग्लास पानी पिए, बॉडी को स्ट्रेच कर ले, मूवमेंट करें। लैक्टिक एसिड कम होगा। एसिडिक एनवायरमेंट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका वॉश आउट होगा ये। और जब आप कॉर्पोरेट में काम करें, बॉस आपको डांट दे, जब स्ट्रेस हो, ये स्ट्रेस मिमिक करता है जैसे हमारे पूर्वज जब जंगल में जाते थे, शेर देखते थे तो भागने लगते थे। बॉडी हमारा उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। उस समय थोड़ी एक्सरसाइज, बॉडी का मूवमेंट, बॉस की नजर से ओझल होके मूवमेंट कर लें। 4 जगह मूवमेंट जरूर करें। थर्ड इज माइंड स्टफ, माइंड। मेंटल मील, सबसे बड़ा आज इंसान तबाह है मेंटल मील से। डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कुछ देखता है, स्ट्रेस में आ गया। कोई भी आके आपसे कुछ कह जाता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। किसी भी तरह से माइंड स्टफ को बैलेंस, संतुलित करके ले आए। एंड फोर्थ इज S, स्लीप। सोने की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इंप्रूव करें। 7 to 8 आवर्स सोना चाहिए। कुछ बड़े लोग कहते हैं मैं 4 घंटे सो के काम करता हूं, मुझे नहीं समझ में आता है कि 20 घंटे जग के क्या करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान को ज्यादा काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इंसान को लेजर पीरियड देना चाहिए ताकि वो क्रिएटिव और इनोवेटिव हो। ये करो। 7 से 8 घंटे की नींद, वो भी क्वालिटी स्लीप, साउंड स्लीप। सुबह जब जगिए, सर भारी ना हो, कमर में दर्द ना हो और उठने में आलस ना होगा। 3 चीजें आप अचीव करते हैं तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बॉडी का कम होगा। आप रिजुवनेट, रिचार्ज होकर अगले दिन काम करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर ये करते हैं तो अल्टीमेटली चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन से ज्यादा रहेगा, मतलब कमर पतली रहेगी। मेल के लिए कमर का साइज मैं हर समय बताता हूं 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से नीचे, फीमेल के लिए 90 सेंटीमीटर से नीचे। नेक 40 से नीचे मेल का, फीमेल का 36 से नीचे। अगर ये सब चीजें अचीव कर लेते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी नहीं होती है, स्मोकिंग अल्कोहल हटा देते हैं, आप बीमारी नहीं होगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। कैंसर भी उनमें से एक है। राइट।
बड़ी बात है और यकीनन बहुत कम समय में जो आपने एक लाइफ स्टाइल बताई है, यकीनन उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और कोशिश हम सभी की, इवन मैं खुद भी, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अंशुमन और डॉक्टर शकील के बताए हुए उन रास्तों को अपनाएं और बेहतर तरीके से हम अपनी लाइफ स्टाइल को इंजॉय करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी कीमती बातें बताने के लिए, इतने सारे चीज़ें हमारी गलत फहमियों को दूर करने के लिए। और डॉक्टर शकील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मेरी जो इजाज़त, देखते रहिए कैसे टीवी।